हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो फ्रेंड्स आप अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स या फिर एएलपी, आरपीएफ या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पे भी, एएलपी के एग्जाम पे भी और आरपीएफ के एग्जाम पे और एनटीपीसी के एग्जाम जो है फ्रेंड्स आपके स्पेशली साइंस के क्वेश्चंस का सिलेबस बना हुआ है, जिनमें से फ्रेंड्स आपके साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए टॉप 500 ऐसे साइंस के क्वेश्चंस का सिलेक्ट किया है, जो फ्रेंड्स आपके इस सेशन के माध्यम से फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। जिनमें से फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे हमारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, जिनमें से आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे और बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। फ्रेंड्स आज का ये सेशन आप अगर फ्रेंड्स सेशन के एंड तक अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपके जो है 2025 में रेलवे में सिलेक्शन जरूर होगा, उम्मीद है। क्योंकि फ्रेंड्स आज का ये सेशन जो है इतने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस का सेशन बनाया गया है फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम पे 100% पूछे जाने की संभावना बनते हैं। और ये सेशन जो होगा फ्रेंड्स हमारा एक तरह से आपके लिए रिवीजन का सेशन होगा, जो फ्रेंड्स हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने के लिए जो है हम लोग ऑनलाइन जी के क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि फ्रेंड्स हम लोग जो है ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सके एग्जाम के रिवीजन के क्वेश्चंस के रूप में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कार्य का मात्रक क्या होता है। यहाँ एसआई के संदर्भ में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके कार्य का जो एसआई मात्रक होते हैं वो आपके होते हैं जूल होते हैं। दूसरा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है फ्रेंड्स आपके दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है फ्रेंड्स आपके ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स से एक और चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ज्योति फ्लक्स जो मात्रक है आपके ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएंगे आपको ल्यूमेन। लेकिन फ्रेंड्स आपके बोलो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तब आप उसमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है फ्रेंड्स आपके कैंडेला होता है। ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन और ज्योति तीव्रता का मात्रक होते हैं कैंडेला। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियो धर्मिता की जो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, क्यूरी कहते हैं। अगला है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्ति की जाती है, तो आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके द्रव्यमान। जैसे कि फ्रेंड्स आपके पदार्थ के संवेग क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपके द्रव्यमान इंटू वेग होते हैं, और अनुपात बोला है और वेग के अनुपात, यानी ये रहा वेग अनुपात। तो अनुपात में क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे 6 रहते हैं और 8 रहते हैं, तो इनको कैंसिल करके क्या करते हैं 3:4 रखते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी कैंसिल करेंगे तो जिनमें से भी और भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमें m/1 की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द्रव्यमान की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हो जाएंगे आपके द्रव्यमान की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव हो। जो न्यूटन जो फ्रेंड्स आपके 3 नियम दिए थे, उनमें से जो है जल में तैरना किस नियम पर आधारित है, तो आपके न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपके रॉकेट की कार्यप्रणाली जो है फ्रेंड्स आपके संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फ्रेंड्स, आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपको ये सेशन हेल्पफुल लग रही है, आपको पर्सनल क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, अश्व शक्ति एकाएक चलना फ्रेंड्स आपके अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की आशंका का कारण क्या है, यानी किसके कारण जो है गिरते हैं, तो आपके विराम जड़त्व के कारण। क्योंकि फ्रेंड्स जो है अश्व पे बैठा व्यक्ति जो है शुरुआत में यानी प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं और विराम अवस्था में रहते हैं, और जब अचानक चलना प्रारंभ होते हैं तो क्या करते हैं, जड़त्व के कारण ही जो आपके पीछे की ओर झटका लगते हैं। अगला क्वेश्चन से, कालीन की सफाई करने के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सी नियम लागू होती है, इसके राइट आंसर जो न्यूटन की गति के तीसरे नियम लागू होते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइस बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठा हुआ रहता है, तो आपके 1/10 भाग, यानी 1/10 भाग जो है फ्रेंड्स आपके समुद्र में प्लवन करने वाले आइस बर्फ का हिस्सा जो है ऊपरी हिस्सा में तैरता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन किया जाता है, तो आपके प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है, तो आपके पास्कल के नियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो इसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, तो आपके अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत के कारण जो है अलग हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स कई सारे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेट इंजन किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो आपके रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर लगभग कितनी होती है, यानी उपग्रह जो छोड़े जाते हैं पृथ्वी की सतह से ये कितनी ऊंचाई के लगभग बराबर दूरी पर छोड़े जाते हैं, तो आपके 36,000 किलोमीटर की दूरी पर से जो है आपके छोड़े जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है। तो आपके हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके 1/6 भाग यानी 1/6 भाग, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं फ्रेंड्स आपके, और उसके कितनावा हिस्सा जो होता है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है तो 1/6 भाग है। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद का गोलाकार आकार होना यह किसके कारण से हो जाता है। तो आपके पृष्ठ तनाव के कारण गोल आकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो आपके पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो कोई भी वस्तु फ्रेंड्स आपके जो तैरने से रिलेटेड होंगे सारे वस्तु जो होंगे आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होंगे। तो ध्यान रहे आपके पानी पे लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज जो तैरते हैं इस सिद्धांत पर आधारित, तो आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम जो है फ्रेंड्स आगे आपके प्लवन से संबंधित यानी तैरने से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने दिया। सीधा सा क्वेश्चन ध्यान रखिए फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया गया था आपके न्यूटन महोदय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके 9.8 न्यूटन। 1 kg के द्रव्यमान की अगर कोई वस्तु है तो उसमें कार्यशील गुरुत्व बल कितना होगा, तो आपका 9.8 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन है एक हॉर्स पावर यानी HP कितने वाट के बराबर होते हैं। सीधा सा क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स आपके खासकर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पे कि एक हॉर्स पावर कितना होते हैं, तो कितने वाट के बराबर होते हैं, तो आपके 746 वाट के बराबर होते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके किसी न किसी एग्जाम पे जो है देखने को जरूर मिलेंगे। हालांकि आप अगर NTPC की तैयारी कर रहे हो या फिर RPF कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो ये सेशन से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। तो आपके पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन है एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके जाएं कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। जैसे कोई फ्रेंड्स यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इनमें से फ्रेंड्स किस एंगल से गेंद को फेंके कि ये वाली दूरी जो है अधिकतम दूरी तय करेगी। तो किस एंगल से फेंकेंगे, तो ये जो फेंकेंगे फ्रेंड्स आपके 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने पर जो होंगे फ्रेंड्स अधिकतम दूरी तय करेगी, ये वाली दूरी। अगला क्वेश्चन है किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो आपके ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। हालांकि फ्रेंड्स इसके पीछे और खोजबीन करने के बाद जो है न्यूटन को ही जो है गुरुत्वाकर्षण बल की खोज के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हालांकि जो बता दिया गया था आपके ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा बता दिया गया था। अगला है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके। तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके 45 डिग्री कोण। ये क्वेश्चन है और फ्रेंड्स और आपके जो 25 क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है, बस ध्यान रखिएगा फेंकने की बात कही गई है। इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे 45 डिग्री के कोण पर। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। तो आपके रमफोर्ड साहब ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो आपके डेवी साहब ने जो है इस तरह से 2 बर्फ़ों को लेकर जो है घिसने के माध्यम से यानी घिसकर जो है बर्फ़ों को पिघला दिया था। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे फ्रेंड्स उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है। तो आपके बॉयलर के अंदर जो है उच्च दाब होता है, इसी वजह से है उबलते हुए जल का तापमान अधिकतम होता है। नेक्स्ट है ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा आपके सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। आपके स्टेफन के नियम पर आधारित है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके टोटल रिडक्शन पैरोमीटर जो होते हैं फ्रेंड्स आपके स्टेफन के नियम पर आधारित होते हैं, जबकि थर्मोकपल्स थर्मोमीटर जो होते हैं फ्रेंड्स आपके सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट है दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी से मापा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपके पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से मापा जाता है। कोई भी वस्तु फ्रेंड्स आपके दूर में स्थित वस्तुओं का तापमान ज्ञात करने के लिए ध्यान रखिएगा आपके पूर्ण विकिरण उत्तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एक शिफ्ट में जो है आपके एक डे के 1 डे के एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा आपके सेल्सियस पाठ्यांक पर और फ़ारेनहाइट पाठ्यांक पर जो है आपके -40 डिग्री टेम्परेचर पर है, जो आपके दोनों समान दर्शाएंगे। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होंगे। तो आपके 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होंगे। अगला है मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर कितना होता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके सेल्सियस स्केल पर
सॉरी फ्रेंड्स आपके 37 होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके केल्विन पैमाने पर पूछ लिया जाए फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा आपके केल्विन पैमाने पर जो होते हैं फ्रेंड्स आपके 310 केल्विन होते हैं। तो 3 चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके फ़ारेनहाइट पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन पैमाने पर होते हैं 310 केल्विन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि लघु समयांतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट पे क्या होगा? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है फ्रेंड्स पानी का तापमान अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके ये घरेलू क्वेश्चन है एक तरह से, तो इस तरह क्वेश्चन जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पे देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 41वें क्वेश्चन, किसी झील की सतह पानी बस जमने ही वाला है, झील के आधा स्थल में जल का तापमान क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल जमते हैं और उसी स्तर पर जो है पानी झील की सतह पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? जो ऊर्जा स्थानांतरण की विधि होती है फ्रेंड्स, यानी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि जो होती है इनमें से कौन सी विधि है जिसमें अणु एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं? तो आपके चालन विधि में। चालन विधि में जो है फ्रेंड्स प्रत्येक कण एक दूसरे कण को जो है फ्रेंड्स ट्रांसमिट करते हैं ऊष्मा को, इस तरह से हो जाते हैं आपके चालन विधि। अगला है, द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो आपके संवहन विधि से होता है। ध्यान रखिएगा द्रव्यों में और गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होते हैं तो आपके संवहन विधि से होते हैं। लेकिन अगर ठोस की बात बोलते हैं फ्रेंड्स तो आपके ठोस में हो जाएंगे, आपके किस में हो जाएंगे? आपके चालन विधि से हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो आंसर होंगे आपके विकिरण माध्यम से जो है आपके पृथ्वी में ऊष्मा आती है। कहाँ से? सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम की आवश्यकता नहीं है? यानी ऊष्मा की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें ऊर्जा यानी ऊष्मा स्थानांतरण होगी उसमें किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी? तो है आपके विकिरण विधि में। विकिरण विधि में जो फ्रेंड्स आपके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो आपके विकिरण माध्यम में, क्योंकि फ्रेंड्स ऊष्मा विकिरण माध्यम में जो है माध्यम की आवश्यकता है ही नहीं, तो इसलिए कण की भी कोई जरूरी नहीं है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ध्यान रहे आपके क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। नेक्स्ट है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो आपके अवरक्त विकिरण, यानी फ्रेंड्स आपके सौर कुकर में जो उपयोग किया जाता है सूर्य किरण का, तो किस भाग का अवशोषण किया जाता है? तो आपके अवरक्त किरण का अवशोषण किया जाता है। धूप से बचने के लिए छाते का रंग का संयोजन कौन सबसे उचित होगा? तो ऊपर सफ़ेद और नीचे काला होगा। ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जा चुके हैं। ऊपर सफ़ेद और नीचे काला होगा धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन। अगला क्वेश्चन है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस प्लास्ट की दीवारों में कलई की जाती है? तो आपके विकिरण को कम करने के लिए कलई की जाती है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? यानी किस पदार्थ में विशिष्ट सर्वोच्च ऊष्मांक मान होता है? तो आपके जल में। जो फ्रेंड्स जल के जो इसका होने का कारण जो है विशिष्ट ऊष्मा, इनमें डायलेक्ट्रिक नियतांक का कारण ही आपके जल में विशिष्ट ऊष्मा पाए जाते हैं। 52वें क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रहे आपके गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपके गलनांक घट जाता है। कोई भी प्योर मटेरियल हो फ्रेंड्स उसमें अगर अशुद्ध पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका गलनांक जो हो जाएगा आपके घट जाएगा। तो ध्यान दें यहाँ पर वही सवाल बोले गए हैं, आपके अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो चावल को पकाने में फ्रेंड्स आपके माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है और वायुमंडलीय दाब घटने से जो है फ्रेंड्स आपके पदार्थ का क्वथनांक भी घट जाएंगे और इस तरह क्वथनांक घटने से जो है खाना देर से पकेंगे। और इनके विपरीत जो होते हैं फ्रेंड्स आपके प्रेशर कुकर का दाब जो अधिक होते हैं और दाब अधिक होने से क्वथनांक भी अधिक होता है और क्वथनांक अधिक होने से वजह से जो है खाना पकाने में कम समय लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान है आपके वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? तो आपके प्रथम नियम से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है। कौन पुष्टि करता है? तो आपके ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? तो ध्यान रहे आपके 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है सेंटीग्रेड तापक्रम का एक दूसरे का 2 गुना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो आपके पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा जो निर्भर करेंगे वो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60वां क्वेश्चन, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो आपके 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन जो होंगे फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकता है? तो आपके केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को ही अवशोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो आपके साफ मौसम होने पर जो है आपके ज़्यादा ठंड महसूस की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? गर्मी के दिनों में जो मिट्टी के घड़े का उपयोग किया जाता है तो इसके किस कारण से जल ठंडा रहते हैं? तो आपके वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहते हैं। अगला है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गाल्टन साहब के द्वारा। गाल्टन साहब के द्वारा जो है आपके पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तात्व यानी तारत्व जिसे पिच कहते हैं, ये किस पर निर्भर करते हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि का जो पिच निर्भर होते हैं वो आपके आवृत्ति पर निर्भर होते हैं। अगला है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपके पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो आपके 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है आपके आवृत्ति की सीमा के बीच जो है अनुभूति होती है। और जबकि अगर फ्रेंड्स 20,000 से अधिक हो जाए फ्रेंड्स तो ये ध्वनि जो है मानव के द्वारा सुना नहीं जा सकता, और 20 हर्ट्ज से कम वाले ध्वनि जो है मानव के द्वारा सुना नहीं जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज नहीं रहे तो ऑप्शन में ये जरूर रहेंगे फ्रेंड्स आपके श्रव्य ध्वनि सीमा कहलाएंगे, और जो 20,000 से अधिक ध्वनि सीमा होंगे फ्रेंड्स आपके पराश्रव्य कहेंगे, और 20 हर्ट्ज से जो नीचे की आवृत्ति की ध्वनि होंगे वो आपके अवश्रव्य तरंगे कहलाएंगे, यानी आवृत्ति में अवश्रव्य तरंगे कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ध्यान फ्रेंड्स आपके लोहा में ध्वनि की गति जो है आपके 20 डिग्री तापक्रम पर अधिकतम होंगी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ध्वनि की ऐसे कौन से लक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि मोटी होती है और पतली होती है? यानी जैसे कि महिलाओं की आवाज़ जो होते हैं सुरीली होती है, और एक तरह से पुरुषों की आवाज़ जो होते हैं ग्रेव होते हैं, मोटे होते हैं। ऐसे किसके कारण? तो आपके तारत्व के कारण, जिसे पिच कहते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किए वो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आ रही है, पर्सनल क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो एक सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो आपके हवाई जहाज़ों की उड़ान भरने के दौरान जो है ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ऐसे एक घटना है फ्रेंड्स जिनमें प्रकाश में होते हैं लेकिन ध्वनि में नहीं होती है। तो ऐसा घटना है आपके ध्रुवन की घटना जो है फ्रेंड्स आपके ध्वनि में नहीं होती है जबकि प्रकाश में होती है, और यही दोनों की वजह से फ्रेंड्स आपके अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों में भिन्नता किए जाते हैं आपके ध्रुवन के कारण ही। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्यान है आपके 1/10 सेकंड तक बना हुआ रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्यान है आपके प्रतिध्वनि उत्पन्न जो होते हैं आपके परावर्तन के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो आपके 56 फीट की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। कहीं फ्रेंड्स ध्यान रहे आपके 17 मीटर दूरी दिए हुए रहते हैं, तो या तो 17 मीटर दूरी रहे या फिर 56 फीट की दूरी के बराबर रहे आपके परावर्तक तल होना चाहिए, तभी जो है प्रतिध्वनि सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टेथोस्कोप जो फ्रेंड्स हृदय की धड़कन सुनने के लिए, जो आवाज़ सुनने के लिए किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होते हैं? आपके डॉपलर प्रभाव के कारण होते हैं। किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो आपके अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 78वां क्वेश्चन, एक जेट वायुयान 2 मैक वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल क्या होगी? तो चाल इसमें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके चाल जो होंगे फ्रेंड्स बस आपको कुछ नहीं करना, इन 2 मैक संख्या से आपके ध्वनि के वेग से गुना कर देना है, तो इस तरह से आपके निकल के आ जाएंगे 664 मीटर प्रति सेकंड आपके चाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? इसके राइट आंसर कीजिए। ध्वनि के माध्यम जो अधिकतम होगी वो आपके लोहा में हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे आपके लोहा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन से 80वां, एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह कौन है? तो आपके सोनोग्राफी। सोनोग्राफी विधि में जो है फ्रेंड्स आपके एक जैव पद्धति है जिसमें आपके प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो आपके ध्वनि तरंगे गमन करने के लिए फ्रेंड्स कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, जबकि निर्वात में ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, जिसमें से आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं हो सकती है? तो आपके ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो आपके सोनार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्यान रहे, आपके प्रकाश जो है आपके अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि जो है फ्रेंड्स आपके अनुदैर्घ्य तरंग है। और यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर जो होते हैं फ्रेंड्स, आपके कौन सी घटना पड़े अभी जस्ट पहले? तो आपके ध्रुवन के कारण ही अलग किया जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो आपके हाइगेंस महोदय के द्वारा। हाइगेंस महोदय के द्वारा जो है फ्रेंड्स आपके प्रकाश के तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे देखने को जरूर मिलेंगे। जो फ्रेंड्स आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम पे आने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन है हमारा 86वां क्वेश्चन, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो आगे फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन जस्ट पहले बार में बताया, आपके ध्रुवन के कारण अलग होती है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? यानी प्रकाश में जो फ्रेंड्स विद्युत चुंबकीय गुण होते हैं, ये इसकी खोज किसने की थी? तो आपके मैक्सवेल साहब के द्वारा खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो आपके ग्रेबाल्डी द्वारा। ग्रेमाल्डी साहब के द्वारा जो है प्रकाश तरंगों का जो है आपके विवर्तन होता है, ग्रेमाल्डी के द्वारा दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं हो सकती है? तो जस्ट मैंने देखा अभी ध्रुवन की घटना जो है दोनों में नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 89वां क्वेश्चन। 89वें क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89वां क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रवृत्ति की पुष्टि करता है? तो आपके व्यतिकरण का सिद्धांत जो है आपके तरंग की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो आपके 1 सेकंड का समय लगता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ से चंद्रमा से बोलेंगे, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो आपके 1 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? तो आपके 8 मिनट 16 सेकंड के करीब लगते हैं। नेक्स्ट है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है आपके फ्रेंड्स प्रकाश की गति होती है। कई कई ऑप्शंस में फ्रेंड्स आपके 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी रहते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपके 3 लाख किलोमीटर बोले या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये इस तरह ऑप्शन दे, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो आपके किरीट वाले भाग दिखाई देता है, जिसे कोरोना कहते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, पानी में डूबी एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है फ्रेंड्स आपके मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो आपके प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 107वां क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण से होता है? तो फ्रेंड्स ध्यान है, आपके प्रकीर्णन के कारण जो है लाल रंग दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो आपके इंद्रधनुष में जो है फ्रेंड्स आपके बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109वां क्वेश्चन, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है? तो ऐसा किसके कारण होता है? तो आपके इसका कारण जो है प्रकाश का प्रवर्तन के कारण जो है इस तरह चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101वां क्वेश्चन, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपके समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो आपके बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण ये जो फ्रेंड्स आपके साबुन के बुलबुले में आप देखेंगे चमकदार रंगे दिखाई देते हैं, यानी 7 प्रकार के जो रंग दिखाई देते हैं, इसे किसके कारण होते हैं? तो आपके बहुलित परावर्तन के कारण और व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली स्लाइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल्स में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि 4 व्हीलर और
टू व्हीलर जो होते हैं फ्रेंड्स, उसमें जो है पीछे के दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपके उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपके परवलयाकार का दर्पण उपयोग किया जाता है। अगला है, कार चलाते समय अपने पीछे यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वही आंसर हो जाएंगे आपके उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपके वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर बोले गए हैं आपके जो है कौन से दर्पण है? समतल दर्पण में। और समतल दर्पण की एक खासियत है फ्रेंड्स, इसको अगर दोनों समान स्थिति पर रखी जाए तो उनमें बनने वाले प्रतिबिंब जो होंगे फ्रेंड्स अनंत प्रतिबिंब होंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति को समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो आपके 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको जब भी इस तरह क्वेश्चन दे दो समतलों के दर्पण के बीच और 60 डिग्री का कोण रहे, आपको कुछ नहीं करना है, 360 को डिवाइड करना है, जो नंबर रहे आपके 60 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितने आ जाएंगे? आपके 6 निकल के आएंगे। और जो 6 निकल के आएंगे फ्रेंड्स आपके ये कौन से नंबर हमारे? सम संख्या। सम संख्या अगर रहे फ्रेंड्स तो बस सम संख्या में कुछ नहीं करना है, आपके एक माइनस करना है और एक माइनस करने के बाद हमें 5 की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस एक आखिरी में एक घटाना है और इस तरह से आपके दर्पणों में जो है प्रतिबिंबों की संख्या निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? तो ये प्रकाश जो फ्रेंड्स आपके समानांतर क्रम में आते रहते हैं। नेक्स्ट है, डॉपलर किसकी इकाई है? डॉपलर जो है ये किसकी इकाई है? तो ध्यान दें, आपके लेंस की क्षमता की इकाई जो है फ्रेंड्स आपके डॉपलर में दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बने होते हैं? तो आपके श्वेत प्रकाश जो होते हैं यानी सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो आपके 7 प्रकार के रंग होते हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो जो फ्रेंड्स आपके लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है फ्रेंड्स आपके सबसे अधिक होता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो आपके 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो आपके काला रंग का दिखाई देगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पानी की सतह जो प्रकाश परावर्तन होते हैं और उनका परावर्तन सतह के बाद जो प्रतिबिंब बनते हैं आपके वायुमंडल पे ही बनते हैं और वायुमंडल में बनने के कारण जो है फ्रेंड्स आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो आपके फिल्म जो है फ्रेंड्स आपके मानव के आँख के रेटिना की भांति कार्य करता है, वो है आपके फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो कैमरे में ध्यान है आपके उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आँख वस्तुतः का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? तो मानव की आँख जो है प्रतिबिंब जो है फ्रेंड्स आपके किस हिस्से पर बनती है? तो आपके रेटिना वाले हिस्सा पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? तो ध्यान दें, आपके आइरिस वाले भाग के द्वारा जो है मानव शरीर में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित की जाती है, यानी आँख में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है आपके आइरिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? यानी कि आपके नेत्रदान व्यक्ति द्वारा जो किया जाता है तो उसके कौन से हिस्से का उपयोग किया जाता है? तो आपके कॉर्निया वाले हिस्से को उपयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चंस बोले गए नेत्रदाता द्वारा आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, यानी दूसरे व्यक्ति को आँख में लगाया जाता है तो आपके कॉर्निया वाले भाग को लगाया जाता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपके 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर दूरी से जो है फ्रेंड्स आपके स्वस्थ व्यक्ति जो है आपको स्पष्ट देखने की क्षमता प्रदान करती है, आपके 25 सेंटीमीटर। अगला है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो निकट दृष्टि दोष है। अगला है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो आपके उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपके उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो आपके उन्हें चश्मा पहले रखना चाहिए, उन्हें जो है चश्मा पहले रखना चाहिए, तभी वो सूक्ष्मदर्शी का सही रूप से उपयोग कर पाएगा। नेक्स्ट है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो आपके दूर दोष से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के बारीकी पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आपके आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126वां क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स आपके दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत के किस रूप से प्रभावित होते हैं? तो आपके प्रकाश तरंग के रूप में परिभाषित होते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी, कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे जरूर देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन सेशन अध्ययन करने के बाद मैं फ्रेंड्स ये जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम पे जो है 4 से 5 क्वेश्चन इसी सेशन के माध्यम से आपको साइंस के क्वेश्चन एग्जाम पे देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके पिछले ईयर के क्वेश्चंस में आपके पूछे जा चुके हैं और हालांकि फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम पे भी पूछे जाने की 100% संभावना बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा अगले क्वेश्चन हो जाएंगे, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत के रूप में किस रूप से प्रभावित होते हैं? तो आपके प्रकाश तरंग के रूप में परिभाषित होते हैं। अगला क्वेश्चन से, कांच में से कौन सा रंग परावैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकते हैं? तो आपके क्रूस कांच के माध्यम से विक्षेपण कर सकता है। अगला क्वेश्चन से, प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? सूर्य के प्रकाश में जो फ्रेंड्स आपके 7 रंग होते हैं, उनमें से पौधों के द्वारा किस रंग को तीव्र गति से जो है अवशोषण किया जाता है? आपके नीला और लाल रंग को अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 130वां क्वेश्चन, जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितथ्य प्रभावित होंगे? तो आपके केवल तरंगदैर्घ्य तथा उनके वेग प्रभावित होंगे। ध्यान रहे, आपके कोई भी 2 माध्यमों से यानी कि ठोस माध्यम में यानी सघन माध्यम से और विरल माध्यम में प्रकाश को अंदर स्थानांतरित किया जाता है, उनमें से 2 चीज़ प्रभावित होते हैं, जिनमें से एक होते हैं आपके तरंगदैर्घ्य और दूसरा होते हैं आपके वेग। 2 ही चीज़ परिवर्तन होते हैं यानी प्रभावित होते हैं। अगला है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखें फ्रेंड्स आपके नतोदर लेंस कहते हैं, जिससे कॉनकेव लेंस कहते हैं फ्रेंड्स, और कहीं कहीं ध्यान रहे आपके निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए आपके अवतल लेंस का उपयोग किया जा सकता है। तो ध्यान रहे, अवतल बोले या फिर नतोदर बोले या फिर कॉनकेव बोले जो है निकट दृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन से, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आपके अवतल लेंस जो है फ्रेंड्स आपके आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संचार में प्रयुक्त फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर केवल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर जो है फ्रेंड्स आपके संचार के क्षेत्र में उपयोग होते हैं, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा की जा सकती है? एक श्वेत नली जो होती है उसमें श्वेत प्रकाश को किस प्रकार से पैदा की जा सकती है? तो आपके तंतु को गर्म करके, और कोई भी वस्तु फ्रेंड्स अधिकतम तापमान पर अगर गर्म हो रहा है तो फ्रेंड्स गर्म होने के बाद वो किस कलर के दिखाई देंगे? तो आपके श्वेत कलर के दिखाई देंगे। इसीलिए सवाल पूछे गए, श्वेत प्रकाश को नली में पैदा कैसे की जा सकती है? तो आपके तंतु को गर्म करके पैदा की जा सकती है। अगले क्वेश्चन से, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो आपके कांच से होकर गुजरने पर जो है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? यानी किस दिन जो है फ्रेंड्स आपको दोपहर के समय में सबसे छोटी छाया दिखाई देगी? तो आपके 21 जून को जो है सबसे छोटी छाया दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, फोटोन किसकी मूलभूत इकाई यानी यूनिट मात्रा है? तो फोटोन जो है फ्रेंड्स आपके प्रकाश की सबसे मूलभूत यूनिट यानी मात्रा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विकिरण की कण प्रवृत्ति की पुष्टि किससे की जाती है? तो आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव से जो है विकिरण के कण की पुष्टि की जाती है। अगले क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपके सिलीमेंडरी लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें फ्रेंड्स आपके अबिंदुकता बीमारी दी गई है, जिनका उपयोग जो है फ्रेंड्स आपके सिलेंडरी लेंस के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। कहीं ध्यान रखें फ्रेंड्स आपके बेलनाकार लेंस भी रखते हैं, जो फ्रेंड्स बेलन जो है फ्रेंड्स आपके सिलेंडर के बराबर ही होते हैं, तो आपके ऑप्शन से अनुसार ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो आपके रेक्टिफायर के द्वारा जो है आपके प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है, यानी अल्टरनेटिव करंट को जो है फ्रेंड्स आपके डायरेक्ट करंट में बदला जा सकता है आपके रेक्टिफायर के द्वारा। अगले क्वेश्चन से, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो आपके टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके टंगस्टन का गलनांक जो है उच्च गलनांक होते हैं, जिसकी वजह से इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है? आपके 60 से 70% भाग जो है फ्रेंड्स आपके ट्यूबलाइट में जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स अभी के समय में एलईडी लाइट को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके 60 से 70% भाग जो है आपके प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार जो किया था फ्रेंड्स आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। और जो तड़ित चालक बनाए जाते हैं फ्रेंड्स आपके तांबा के बनाए जाते हैं। ध्यान है, किसका बनाए जाते हैं? तो आपके तांबा के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन से, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध की परिमाण की कोटि क्या है? यानी मानव शरीर का कितना विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करेगा? तो आपके 10⁶ ओम जो है प्रतिरोध उत्पन्न करेगा।
अगला है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग की जाती है? तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके यूरेनियम धातु का उपयोग जो है विद्युत उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सीधा सा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि अर्धचालकों में जो लगे होते हैं चिप, सिलिकॉन चिप बनाए जाते हैं। तो ध्यान रहे, उससे भी आप सिलिकॉन चिप ध्यान रख सकते हैं कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक किसकी बनी होती है? तो आपके सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे? अर्धचालक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का उपयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो आपके वायु प्रदूषक को। वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए जो है फ्रेंड्स आपके स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्यक अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डोमेन कहते हैं। ध्यान है, उसको क्या कहते हैं? तो डोमेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हो जाएंगे हमारे 150वां क्वेश्चन, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, यानी किस दिशा की ओर स्थिर होती है? तो ध्यान है, आपके उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। अगला क्वेश्चन है 151वें क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो ध्यान है फ्रेंड्स, आपके जनित्र बनाने में, विद्युत जनित्र बनाने में जो है फ्रेंड्स आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरणों को बनाने के लिए जनित्र का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर बहुत बड़ा चुंबक है जिसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, यानी किस दिशा की ओर बड़ा होता है? तो ध्यान है फ्रेंड्स, आपके उत्तर दक्षिण की ओर जो है इसका क्षेत्र जो है विस्तृत होता है। जो फ्रेंड्स आपके पृथ्वी को एक बड़ा चुंबक के रूप में माना गया है, क्योंकि फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं आप एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी वजह से जो है इसे बड़ा चुंबकीय क्षेत्र माना गया है। और ये किस दिशा की ओर विस्तृत होता है, यानी बड़ा होता है, तो आपके उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर बड़ा होता है। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो ध्यान है फ्रेंड्स, आपके 4 हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और क्या बोला है? 2 प्रोटॉन, तो 2 प्लस 2 न्यूट्रॉन क्या बनाएंगे? हमारे 4 बनाएंगे, इसी वजह से आपके 4 आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो ध्यान है, आपके यूरेनियम डेटिंग विधि से जो है आपके आयु निर्धारण किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जिसे D2O कहते हैं, ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपके भारी जल का ये जो फॉर्मूला होते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रहे, भारी जल का उपयोग जो है आपके किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलीज नालिका का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो आपके एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण से निकलती है? तो आपके द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण ही निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर जिसे अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? तो आपके उसकी विद्युतीय चालकता बढ़ाने के लिए जो है फ्रेंड्स आपके अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। और अर्धचालक में जो है अशुद्धियाँ मिलाने के बाद क्या होते हैं? वो अच्छे चालक के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि फ्रेंड्स वो और सेमीकंडक्टर नहीं रहते हैं, बल्कि अच्छे चालक यानी कंडक्टर के गुण दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाएगा? तो आपके बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ध्यान है, किसमें बदल जाएगा? वो बाह्य सेमीकंडक्टर में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160वें क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग की जाती है? तो फ्रेंड्स आपके यूरेनियम धातु उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल कहते हैं, ब्लैक होल के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपके एस चंद्रशेखर के द्वारा जो आपके ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था, जिन्होंने किसकी खोज की थी? ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपके नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं फ्रेंड्स आपके अल्फ्रेड नोबेल साहब के जन्म दिवस पर दिए जाते हैं। और इसने किसकी खोज की थी? तो आपके डायनामाइट की खोज की थी। फ्रेंड्स अब हम लोग 160 क्वेश्चंस पार कर चुके हैं, फिर भी लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फ्रेंड्स आपने सेशन को लाइक नहीं किया है। फ्रेंड्स आपके एक लाइक से फ्रेंड्स हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि इस सेशन को बनाने में फ्रेंड्स इतने मेहनत लगते हैं, इतने पर्सनल क्वालिटी कंटेंट जुगाड़ करने में फ्रेंड्स समय लगते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस सेशन में उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 163वें क्वेश्चन, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? यानी ईसवीं सदी से पहले, ईसवीं सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आपके ध्यान है फ्रेंड्स आपके राइट्स ब्रदर्स के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो आपके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो किया गया था नोल एवं रुस्का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल डॉक्टर्स यानी व्यवसायियों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रहे मेडिकल डॉक्टर्स के द्वारा उपयोग जो किया जाता है फ्रेंड्स आपके स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जांचने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपके सोनार नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग कहते हैं? इसके आंसर हो जाएंगे आपके हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के माध्यम से जो है फ्रेंड्स आपके सूर्य की विकिरण की तीव्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? यानी घूमते हुए चक्के की जो है घूर्णन क्षमता किससे मापी जाती है? आपके स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखिए आपके स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो है फ्रेंड्स आपके डॉक्टरों के द्वारा उपयोग किया जाता है, जो आपके हृदय की धड़कन की ध्वनि सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो आपके एस चंद्रशेखर के नाम पर जो है चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आपके परमाणुओं को त्वरित करने के लिए जो है फ्रेंड्स आपके साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पायरोमीटर किसको मापने में प्रयोग किया जाता है? तो आपके पायरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स आपके उच्च तापमान को प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कुलिज नालिका का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो आपके एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए जो है कुलिज नालिका का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपके एटवर्क एवं मोस्ली एकर्ट एवं मोस्ली के द्वारा जो है फ्रेंड्स आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। तो फ्रेंड्स हमारा ये 500 क्वेश्चंस में से जो है आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस 174 क्वेश्चंस का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अब हम लोग फ्रेंड्स पार्ट 2 के रूप में जो है रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो फ्रेंड्स आपके इसी तरह के ऑनलाइनर क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चन जो होंगे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आई है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आपको एक जरूर सूचना, आप अगर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स बहुत जल्द पार्ट 2 को लेकर रसायन विज्ञान से संबंधित, और फिर पार्ट 3 में देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग बायोलॉजी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मैंने फ्रेंड्स आपके लिए 500 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स पार्ट 2 के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।